बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, पाकिस्तान की इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल ने इजाज़त दे दी है, मंजूरी दे दी है कि पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास दरामद कर सकता है। इससे कबल हमारे कशीदा हालात थे, उनकी पेश नज़र ये जो रिस्ट्रिक्शन थी कि हम दरामद नहीं कर सकते थे कपास और चीनी या दीगर अशिया, चूंकि दोनों ममालिक के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात थे वो इंतहाई कशीदा थे। क्या हमारे सिफारती ताल्लुकात भारत से बेहतर होने जा रहे हैं? हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जहां पे दोनों वज़राए खारजा जो है एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे, उन दोनों की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह जरूर कहा कि भारत के रवैये में एक मुस्बत तब्दीली हमने देखी है। और वो मुस्बत तब्दीली क्या है नाज़रीन? जब भी इस कॉन्फ्रेंस में खिताब होता था, दोनों ममालिक एक दूसरे को बैश करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, लेकिन इस दफा की कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर भारत ने पाकिस्तान का नाम लेकर कोई बात नहीं किया, ना पाकिस्तान ने भारत का नाम लेकर उसको क्रिटिसाइज किया है। अलबत्ता पाक अफगान जो रोल है उसमें स्पॉयलर्स का जिक्र जरूर किया गया है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि एक मुस्बत तब्दीली आ रही है। हम जरा सीरीज ऑफ इवेंट्स को एनालाइज करते हैं कि जब हमारे आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी कि हमें अपने माजी को बुला के आगे बढ़ना है, फिर हम देखें कि मोदी साहब का खत आया और मोदी साहब ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया, और उसके बाद हमारे वजीर आजम ने उस खत का जवाब दिया और उस खत के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि हम एशिया को पुरअमन मुल्क बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कश्मीर समेत जो दीगर मसाइल हैं उनको बातचीत के जरिए हल किया जाए। आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से अवामिल हैं कि जो दो ममालिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, हम देख रहे थे कि कश्मीर को लेके और दीगर हमारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज थे, उसमें हम ये बातें करते थे आज नहीं तो कल जंग हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसी वजूहात बनी कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ ग्रेजुअली जा रहे हैं? पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में हमेशा से उतार चढ़ाव रहा है, उस उतार चढ़ाव को डिस्कस करेंगे। क्या ये जो अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इससे कोई मुस्बत तब्दीली आने के चांसेस हैं? ओपोजिशन इसको क्रिटिसाइज कर रही है। आज भी एहसन इकबाल साहब ने जो है वो ट्वीट किया और कहा कि अब मोदी के यार कहां गए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ये पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत कदम है। अगर कपास और चीनी दरामद भारत से होगी तो यहां पे जो कीमतें बढ़ी हुई हैं चीनी की और कपास की, उसमें जो है कमी आने के चांसेस हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जनरल रिटायर्ड इजाज अवान साहब मौजूद हैं। शाहिद अमीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। इजाज साहब की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं। इजाज साहब, आप क्या समझते हैं कि अचानक हम देख रहे हैं भारत से ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? क्या हम ये समझें कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात एक आखिरी सतह पे पहुंच गए थे जिसके बाद जंग थी, तो दोनों ममालिक के लिए वो ऑप्शन सुटेबल नहीं है, लिहाजा रिवर्स की तरफ ये जा रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक सर? जन साहब हमें टेक्निकल वजूहात की वजह से सुन नहीं पा रहे हैं, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फिर जन साहब से राब्ता बहाल होगा तो हम उनसे जानेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसी पे मैंने अपना इब्तदाइया दिया। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड इजाज़ अवान साहब मौजूद हैं। इजाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें शाहिद अमीन साहब भी ज्वाइन करें, फॉर्मर एम्बेसडर। शाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़ साहब, आपकी जानिब आऊँगा। क्या देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के हालात में मजीद बेहतरी आएगी जिस तरह से हम ये सीरीज ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं? आज दरामद के ऊपर से जो है वो पाबंदी हट गई, मंजूरी दे दी उसे इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल ने। इसके साथ हमने ये देखा कि जो बयानात आ रहे हैं, फिर हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, बाकायदा तौर पर वजीर खारजा ने कहा कि मुस्बत तब्दीली है भारत के रवैये में। किस तरह से देख रहे हैं तमाम तर डेवलपमेंट? थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को जो कुछ किया उसके बाद से कौन सी मुस्बत तब्दीली वजीर खारजा साहब को नजर आ रही है, मैं इसको देखने से कासिर हूँ। क्योंकि कश्मीर में जो उन्होंने एक यूनिलैटरल स्टेप उठाया, उस यूनियन टेरिटरी में दोनों रीजन्स को शामिल कर लिया,
और फिर दुनिया की परवाह न करते हुए, पाकिस्तान की परवाह न करते हुए, कश्मीरी अवाम की परवाह न करते हुए कश्मीरियों से उनका स्टेटस छीन लिया और इस एरिया को अपने मुल्क में जम कर लिया, जिस पर न तो उन पर कोई बैरूनी दबाव आया, न कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर उन पर हम दिलवाने में कामयाब हुए, न कश्मीरियों की कोई खातिर खा मदद की गई जिसकी वजह से वो अपनी रेजिस्टेंस में कोई मजीद जान डाल सकते, न हिंदुस्तान ने उन पर मजालिम कम किए। आज भी उनकी जितनी शहादतें हो चुकी हैं, जितनी इस्मत दरी हो चुकी है, जितने बच्चों की बिनाई से महरूम किया जा चुका है, जिस तरीके से यूथ को गायब कर दिया गया और न जाने किन किन जेलों में बंद कर दिया है या मार दिया गया, उनमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। तो अब मुस्बित रवैया ये है कि एक टेलीफोन कॉल पे, ये कोई ऐसी जादू की कॉल नहीं थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस फायरिंग बंद हो गई। मुझे लगता है कोई बैरूनी कुव्वतें जो मुसलसल दबाव डाल रही हैं ज्यादा पाकिस्तान पे और बगैर कोई मीनिंगफुल दबाव हिंदुस्तान पे डालने के, इस तरह की कोई रिप्रोचमेंट करवाने में कामयाब हो गई हैं। और मुझे लग ये रहा है कि जिस तरह पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग एकदम बंद हो गई, अगरचे वो 6 साल पहले भी ये डीजीएमओ की कॉल में इतना असर होता तो 6 साल पहले भी हो सकती थी। आज नरेंद्र मोदी को 7वां साल है, तकरीबन 6वां या 7वां साल है बरसर इक़्तिदार आए हुए। तो ये कॉल एकदम इतनी मौसर कैसे हो गई, इसके पीछे कुछ तो है। और फिर अभी हम प्रिंसिपल इश्यू के ऊपर कोई भी जो है कामयाबी हासिल करने के बाद कश्मीरियों को कोई भी रिलीफ न मिलने के बावजूद अब अगर हम ट्रेड भी उनसे करने जा रहे हैं जिस तरीके से आज खबरों में है, तो कहने को तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। नेबर्स के साथ ट्रेड भी होना चाहिए, बाहमी ताल्लुकात भी होने चाहिए, नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज भी होना चाहिए। ये बातें करने को तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि इस काम से हमें 72 ईयर से कौन सी चीज रोक रही थी? और वो एक प्रिंसिपल इशू था कश्मीर का, जिसको आज यकसर मोदी ने अपनी टर्म्स पे तब्दील करके अपनी हर धर्मी के ऊपर कायम रहते हुए आज वो तमाम रियायतें पाकिस्तान से लेने की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे अब ये लग रहा है कि आज ये ट्रेड बहाल हुआ है, कल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल हो जाएंगे, कश्मीरियों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी ठीक, और शायद अमन की आशा एक दफा फिर परवान चढ़नी शुरू हो जाए। ठीक। तो ये है वो, मुझे प्रिंसिपल स्टैंड से थोड़ा सा पाकिस्तान डेविएट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। शाहिद अमीन साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। जनरल इजाज अमान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता हाईलाइट किया कि बैरूनी कुव्वतों का हाथ इसमें हमें नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि यूएई के कहने पर ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो दो मेजर प्लेयर्स हैं, वो अमेरिका और चाइना, जिनके रोल को हम निगेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको वो बैरूनी कुव्वतें कौन सी नजर आ रही हैं जिसने इन दोनों ममालिक को करीब कर दिया है? ये सवाल पूछ रहे हैं। जी जी शाहिद साहब, आपसे पूछो। जी देखिए, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में मुख्तलिफ सिस्टम की पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। अगर हम एक बिल्कुल ही रिजिड एटीट्यूड लेके बैठ जाएं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला, तो फिर एक ऑप्शन है ही है, आप इस पे चलते रहे इस ऑप्शन के ऊपर और देखते हैं कि फिर हल कब तक निकलता है और उसमें क्या क्या तकलीफें में बर्दाश्त करनी होगी। दूसरी ये है कि आप अपना उसूली मौक़िफ़ कायम रखिए। कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान की हम बिल्कुल बरहक मजम्मत कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल सही मुतालबात है कि वहाँ के अवाम को उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला करने का मौका मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही हैं उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, दुनिया की तवज्जो उधर ला रहे हैं। खुद इंडिया में जो मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ मजालिम हो रहे हैं उसकी निशानदही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ दुनिया में उसका एक कुछ ना कुछ अच्छा असर हुआ है। इंडिया के पहले के मुकाबले में ज्यादा एतराज़ात हो रहे हैं। इंडिया इज मोर और लेस बीइंग पुश्ड टू द वॉल। तो ये अच्छी चीजें हैं। और अगर इन हालात में इंडिया के मौक़िफ़ में कोई भी तब्दीली आती है, मिसाल के तौर पे वो पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत दोबारा शुरू करने का इरादा दिखाते हैं, तो उसको उस ओपनिंग को लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्रिजिड पोजीशन लेके बैठ जाएंगे कि कुछ नहीं होगा जब तक कश्मीर का हल नहीं होगा, तो फिर तो मालूम नहीं हम कितने दिन इंतजार करेंगे।
अच्छा, फिर दूसरे जो कहते हैं ना कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपको बड़े ठंडे दिल के साथ फैसले करने हैं। जज्बात की अपनी अहमियत है, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट के फैसले हैं बिल्कुल वो बिल्कुल शाहिद साहब, लेकिन इसमें ज़िमनी कैलकुलेशन सवाल के ये साथ पैदा होते हैं। होता है कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर आपने बैरूनी प्रेशर पे किया है तब तक, जब तक बैरूनी प्रेशर रहेगा तब तक हम देखेंगे हालात नॉर्मलाइज चलते रहेंगे। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है कश्मीर के ऊपर, अगर वहां पे आके हमारी टॉक्स फेल हो जाती हैं, जो कि हम माजी में देखते रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये बात आगे चल सकेगी? ये जो आज ट्रेड हुआ है ये कल फिर रुक जाएगा? तो हमें तो एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ये बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जैसे इम्कानात हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए ना। अगर हमारी मर्जी से कश्मीर का मसला फौरी तौर पे है या 10 साल में हल हो सकता है, जरूर है, लेकिन ये एक अपनी पोजीशन को बिल्कुल फ्रोजन पोजीशन मत कीजिए। और ये वाली बात कि बैनुल अक़वामी दबाव है, भाई उसकी कोई हमें शहादत भी तो मिलनी चाहिए, किधर दबाव है? ये यकीनन है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, यकीनन हमारी भी यही ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों। अगर वो इंडिया के ऊपर कुछ दबाव डालते हैं कि अपने मजालिम का सिलसिला कम करते हो तो ये अच्छी बात है। अगर ट्रेड रिलेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त शुगर की ज़रूरत है, कॉटन की ज़रूरत है, इंडिया से सस्ते दाम मिल जाता है, लॉजिस्टिक का कोई मसला नहीं, फॉरेन डिलीवरी हो सवाल ये जाएगी। पैदा होता है, ऑल ऑफ द सडन मोदी साहब के रवैये में इतनी लचक क्यों आई? कहाँ लचक आई है? थोड़ी बहुत लचक आई है। वो कहाँ लचक है? उन्होंने जो खत लिखा है उसमें दोबारा अपना वही टेररिज्म का जिक्र किया है कि फ्री ऑफ टेररिज्म एंड ऑल दैट, उस माहौल में बातचीत होनी चाहिए। तो कहाँ उनके रवैये में बुनियादी तब्दीली नहीं आई ना? हमारे रवैये में ये हमारे वज़ीर आज़म ने जवाब दिया है कि कश्मीर समेत दीगर मसाइल के हल के साथ मसला हल होना चाहिए। तो दोनों मुल्कों ने अपना रवायती मौक़िफ़ कायम रखा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन साथ में ही एक जो फ्रोजन सिचुएशन थी उसको अनफ्रीज किया गया है। और अगर कोई रास्ता खुलता है, अगर सीर क्रीप के पे कोई बात हो सकती है, सियाचिन पे कोई बात हो सकती है, तो क्यों ना की जाए बात। सिर्फ अगर कनाल वाटर के ऊपर जो इंडिया में ताल्लुकात में दोबारा बातचीत शुरू हुई है तो क्यों ना की जाए। सिर्फ ये कह के कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा कोई और चीज नहीं होने वाली, मैं नहीं समझता कि ये स्टांस जो है पाकिस्तान के कौमी मफाद में। जन साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा। जन साहब, आप समझते हैं कि जो लचक चाहे वो थोड़ी आई है, वो मोदी साहब का अपनी एक स्ट्रेटेजी है, अपनी एक पॉलिसी है जिसको लेके भारत को चल रहे हैं, या वो एक्सटर्नल प्रेशर जिसकी शाहिद अमीन साहब निगेट कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, उस तरह की कोई शहादतें नहीं है, तो वो एलिमेंट आप भी समझते हैं कि वो नहीं है? हिंदुस्तान अपने मकासद जैसे हासिल करना चाहता है उस तरीके से कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या दबाव आना है? जो कश्मीर 72 साल से एक हल तलब मामला था और यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक उसमें प्लेबिसिट होना था, उसको सिरे से हिंदुस्तान ने कहा न ये हल तलब मामला है, न यहाँ प्लेबिसिट होगा, न इस मौजू पर हम कोई बात करने को तैयार हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। अगर ये पोजीशन हिंदुस्तान ने ली है और इससे वो 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा, तो कौन सा दबाव है जो हिंदुस्तान के ऊपर है? मैं समझता हूं अगर कोई दबाव है तो वो हमारे ऊपर है कि अपने ताल्लुकात बेहतर करो। और जिस तरह अभी शाहिद अमीन साहब को सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, तो अगर कश्मीर एक इशू ही नहीं है, उसके ऊपर बातचीत ही नहीं होनी, आप एक खत लिख दें या यूएन में जाके तकरीर कर दें, लेकिन अगर हिंदुस्तान उसको इशू ही नहीं समझता तो आप कौन से नेगोशिएशन टेबल पे बैठकर किस मौजू पे बात करेंगे? ट्रेड तो पहले भी हो सकता था, सकाफती ताइफे पहले भी जा सकते थे और जाते रहे हैं, क्रिकेट हम पहले भी खेलते थे, आइंदा भी खेल सकते हैं। ये तो अगर आप कश्मीर को नजरअंदाज कर दें तो फिर तो सरक्रीक और सियाचिन भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हल हो जाएंगे। और अगर हल ना हो तो फिर उनके साथ भी गुजारा करें जिस तरह कश्मीर हल ना होने से गुजारा कर रहे हैं। तो अगर मकसद ये है कि आप अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लाने को तैयार हो गए हैं कि कश्मीर अगर नेगोशिएशन में शामिल ना हो तब भी बात हो सकती है, तब भी ट्रेड हो सकता है, सफारती ताल्लुकात तब भी बहाल हो सकते हैं। कल तक तो हिंदुस्तान दहशत गर्दी की बात हमसे कर रहा है, कल तक तो जो हम डोसियर्स जमा करा रहे थे 20 नवंबर को, उनमें कहा गया था कि 66 कैंप हैं अफगानिस्तान में जहां से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। कल ये भी कहा गया था कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर हिंदुस्तान ने हमला करवाया, जो कश्मीर जो चाइना का कॉन्सुलेट है कराची में उस पर भी उन्होंने हमला करवाया, और कुलभूषण यादव के अंडर वो पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में
वो भी एक हकीकत थी। अगर वो हकायक अपनी जगह पे मौजूद हैं और फिर नरेंद्र मोदी हमें कह रहा है कि दहशत गर्दी से मावरा हमसे बातचीत करें, तो फिर कश्मीर में तो कोई एविडेंस आज तक ठीक, हिंदुस्तान ला ही नहीं सका कि हम कश्मीर में मुदाखलत कर रहे हैं। मैं अगर ये बिल्कुल सब आपका कुछ पॉइंट ऐसा समझ ही गया है, हूं। मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं। शायद अमीन साहब, इतना डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट है हमारा कि एक सेक्टर नहीं, कोई एक एरिया नहीं, हम मल्टीपल जगह पे इसको इतना डीप रूटेड कर चुके हैं कि अगर हमें टॉक्स करनी होगी तो बहुत बड़ा दिल लाना होगा। हम वजीर खारजा ने भी अभी जो बात की हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने स्पॉयलर्स के रोल की बात की पाक अमन मुज़ाकरात के हवाले से, और हम बेहतर जानते हैं कि स्पॉयलर्स का रोल अफगानिस्तान में कौन अदा कर रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, आप नहीं समझते ये हमारे रास्ते की रुकावट बनेंगी अगर कोई पेशरफ्त होती है मुज़ाकरात की जानिब? अभी उन्होंने, हमारे वजीर खारजा ने दुशंबे में ये भी कहा कि हिंदुस्तान के रवैये में उन्होंने बेहतरी देखी है, और जो आमतौर पे माजी में हिंदुस्तान हमारे ऊपर बहुतान लगाता था वो सिलसिला नहीं रहा है। तो वो भी एक आप हालात में एक तब्दीली देख रहे हैं। देखिए, कोई नहीं कहता कि कश्मीर पे अपने मौक़िफ़ में तब्दीली करो, कोई नहीं कहता, एब्सोल्युटली नो वन सेज दैट। बिल्कुल कश्मीर के मौक़िफ़ पे कायम रहें, जो वहाँ पे मज़ालिम हो रहे हैं उनकी निशानदेही करें, हिंदुस्तान की मजम्मत करें, दुनिया की तवज्जो उस तरफ लाएं। जो कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है उसकी भी पूरी तरीके से उसको बेनकाब करें। कोई नहीं कहता कि इन मसाइल से अपना मौक़िफ़ चेंज करें। ये कैसे आइडिया आया कि अगर हमने तिजारत शुरू कर दी तो गोया कि हमने कश्मीर के मामले को नज़रअंदाज कर दिया? तिजारत तो अगर आप पिछले 70 साल में देखें, हमारी इंडिया के साथ एट स्टेज बहुत ज़ोर शोर से रही है तिजारत, बाज़ औक़ात कम हो जाती है, वो एक अलग इशू है। यानी ये समझना कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो हम तिजारत नहीं करेंगे, तो उसमें ये भी देखना है कि भाई फिर ये फ़ायदा किसका है, हमारा फ़ायदा ज़्यादा है कि हिंदुस्तान का फ़ायदा? इस वक्त हमें एक मौजूदा इक़्तिसादी हालात में अगर हमें कॉटन सस्ता इंडिया से मिल रहा है, फौरी तौर पे मिल रहा है, शुगर अगर में सस्ती इंडिया से मिल रही है, फ़ौरन उसकी डिलीवरी हो रही है, तो हम क्यों ना उस फ़ायदे को हासिल करें? उससे ये कैसे साबित हुआ कि हमने कश्मीर का मौक़िफ़ पे अपना भूल गए हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया है? कैसे हो गया है? मैं कहता हूँ खुद कश्मीरी लीडर्स जो है हमेशा जब इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी आई है उसका खैर मकदम करते हैं। बिल्कुल जनरल साहब, आपसे यही बात पूछना चाह रहा हूँ कि सफारती ताल्लुकात की अगर बात की जाए, जहाँ पे हमारे अपने फ़ायदे की बात करते हैं, जैसा कि ये दरामद की मंजूरी हो गई है, इसे दरामद किया जाएगा कपास और चीनी को, तो ये तो पाकिस्तान की बेहतरी में, रेट पाकिस्तान में डाउन होगा, हमें भारत से सस्ता पड़ता है, इस वजह से लेंगे। तो हमारा मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से हम प्रिंसिपल स्टैंड ज़रूर है, लेकिन बाकी मुल्क में जो सफारती ताल्लुकात चलते हैं, बाकी दुनिया जिस तरह से देखती है, किसी एक इशू को लेकर रिजिड नहीं होना चाहिए। आप इस राय पे क्या कहेंगे? देखिए, उनके एम्बेसडर को क्यों वापस भेजा था मुल्क से और अपना एम्बेसडर क्यों बुलाया था? शायद अमीन साहब से पूछ रहे हैं, इस बात का जवाब दे दें कि क्यों सफारती ताल्लुकात इस नहज पे डाउनग्रेड किए गए थे, क्या हुआ था? उस वक्त उन्होंने कश्मीर में जो कदम उठाए थे, हमने उसकी मजम्मत करते हुए बाज़ चीज़ें की थी जो बिल्कुल जायज़ थी, वो बिल्कुल सही थी। लेकिन ये कि दुनिया एक जगह नहीं रहती, हालात बदलते रहते हैं। आपने कभी तो फ्लाइंग पर पाबंदी लगाई कि हम अपने फ्लाईओवर के राइट्स नहीं देंगे। आपने हाई कमिश्नर को अपना वापस बुला लिया, उनका भेज दिया कि कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं। अब अगर ये दोनों पाबंदियां उठ जाती हैं तो मुझे ये समझाइए कि कश्मीर में तब्दीली आ गई है, कश्मीर में मजालिम रुक गए हैं। अगर वो जूं के तू हैं और आपने जो कदम उठाया था अब उससे आप पीछे जा रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ ये सोचता हूं कि या पहले गलती थी, उस वक्त जज्बाती नहीं होना चाहिए था, या हम आज गलती कर रहे हैं। लेकिन और अगर उस वक्त गलती की थी और आज दुरुस्त कदम उठा रहे हैं, तो फिर ये 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड, ये फिर क्यों होता है? इजाज़ साहब, इसी पे आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर कोई ना कोई मुस्बत तब्दीली आ रही है, अगर हम टॉक्स की तरफ ही जा रहे हैं, और अगर ये टॉक्स को लेकर हम कोई मुस्बत पेशरफ कश्मीर के स्टांस के हवाले से कर सकें, तो आपका नहीं ख्याल कि इस तरफ हमें कदम बढ़ाना चाहिए? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हो रही है। एक एम्बेसडर हमारे साथ हैं, एक फॉरवर्ड डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ हैं। जल साहब, आप कहीं मत जाइएगा, इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और पाक भारत जो ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, मैंने जाने से पहले भी आपसे सवाल किया, अभी भी सवाल करूंगा कि फिर मामलात का हल अगर मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो फिर तो जंग रह जाती है, और जंग सलूशन नज़र नहीं आ रहा, और जंग ना कभी सलूशन हुआ है। और दो न्यूक्स के दरमियान जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रद्द करते हैं तज्जियाकार भी और डिफेंस एनालिस्ट भी। तो इस तमाम मामले में ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं, फिर क्या हल निकलना चाहिए? आप मुझे एक जनरल को ये बता रहे हैं कि जंग मसाइल का हल नहीं है। सर, मैंने 37 ईयर यूनिफॉर्म पहनी है और मैं ये नहीं कह रहा कि जंग ही मसले का हल है और हिंदुस्तान पर हमला कर देना चाहिए। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। नेगोशिएटेड सेटलमेंट, बात सुन लें अभी। जी जी जी। कश्मीर के मसले का हल नेगोशिएटेड सेटलमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान इसको हल तलब मामला तस्लीम करता है, यूएन रेजोल्यूशंस को मानता है और ये एक्सेप्ट करता है कि कश्मीर एक हल तलब मामला है, वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और इस पर बात करने को तैयार है, तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान इसको सिरे से हल तलब मामला तस्लीम ही नहीं करता, जो अभी तक उसकी पोजीशन है, वो इसको अपना इंटीग्रल पार्ट मान रहा है। 85,000 आदमियों को शहीद कर चुका है, 14,000 से ज्यादा औरतों की इस्मत दरी उसकी फौज कर चुकी है, पैलेट गन्स इस्तेमाल कर रहा है और कश्मीर को उसने सुप्रेस कर दिया। और अब पाकिस्तान उनके साथ कॉटन और धागा और शुगर इंपोर्ट करने के लिए इतना बड़ा बिजनेस करने को तैयार है, तो उनसे मेडिसिन भी बहुत सस्ती मिलती है। चौथा आइटम मेडिसिन का भी शामिल कर लें। अगर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई और दोनों जो स्टेक होल्डर्स थे, कश्मीरियों को उसने गन से दबा लिया, बंदूक से उनको दबा दिया, और पाकिस्तान को उसने तिजारत करने पर मजबूर कर दिया, अपनी पोजीशन से 1 इंच पीछे हटे बगैर, तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि अभी तक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की अगर नाकामी नहीं है तो कामयाबी हरगिज़ नहीं मिली पाकिस्तान को। मैंने ये कहा है और मैं इसी मौके पे अब भी कायम हूं। बिल्कुल सही जनरल साहब, मैं पूछने का मकसद यही था कि आपके मौक़िफ़ को हम जान सकें और अवाम भी जान सके। कश्मीर हल तलब मामला होना चाहिए और भारत को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। शाहिद अमीन साहब, भारत किस तरह से इसको एक्सेप्ट करेगा? देखिए, मैं दोबारा कहूँगा कि हमारा असूली मौक़िफ़ जो कश्मीर पे है उसमें ना कोई तब्दीली आई है ना आ सकती है, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस मामले को दोबारा इसको ये बहस तलब है ही नहीं मामला। कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। कश्मीरी अवाम की जब तक जद्दोजहद आज़ादी जारी है, हम उनकी भरपूर उनकी हिमायत करते रहेंगे, मॉरल डिप्लोमेटिक मीडिया की सपोर्ट से। और ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ दुनिया समझती है, इंडिया को भी इस बात का अंदाजा है कि हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन आप जरा बात करें, जरा मेहरबानी करके बात पूरी करने दें, इंटरप्ट मत करें। जी जी। ये जो हमारा सालों से ये भी रहा है कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को दावत देते हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान मामलात में दिलचस्पी लें, जो मसाइल हैं उनको हल करने में मदद करें। अगर बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है, मिसाल के तौर पे सुनने में आया कि यूएई और सऊदी अरेबिया और अमेरिका इस सिलसिले में इस वक्त कोई बिहाइंड द सीन्स कुछ रोल अदा कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो मुस्तकिल ये कहते रहे कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी इस सिलसिले में कोई रोल अदा करे। दूसरी बात यह है कि ट्रेड जो है वो तो पिछले 70 साल से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होती रही है। बीच बीच में बड़े जोर शोर से होती थी, फिर कुछ कम हो जाती थी, उसके बाद फिर बढ़ जाती थी। उससे क्या हमने कभी कश्मीर पे अपनी नजरें चुरा ली या ये कहा कि क्योंकि ट्रेड हो रही है तो हम कश्मीर को भूल जाएंगे? भाई, वो दो अलग अलग चीजें हैं। ये कहना कि अगर कश्मीर के मौके पे आप कायम है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, मैं नहीं समझता कि ये मंतव सही है। और अगर कौमी कोई फायदा है इसमें तो क्यों ना इस फायदे को अपने आप को डिप्राइव क्यों करना चाहते हैं? अगर आप बिल्कुल कॉटन और जगह से महंगी मिलती है तो इंडिया से क्यों नहीं हासिल करते हैं?
तो मेरा कहने का मकसद है कि हमारा जो तिजारती ताल्लुकात हैं उसको बहाल करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि सर कश्मीर मैं पे हमारे आई मौक़िफ़ गॉट में योर कोई पॉइंट। तब्दीली जल साहब का एक अपना नुक्ता नजर है, आप अपने नुक्ता नजर से चीजें देख रहे हैं। मैं जल साहब गुस्ताखी नहीं कर सकता आपको कुछ बताने की। मैंने सिर्फ पूछा था आपसे, हमें डॉक्टर नौशीन साहिबा ने ज्वाइन किया है क्योंकि कोरोना के दिन है और कोरोना का इशू पीक पे है, तो उन हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई थी जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और डॉक्टर नौशीन से उस पर राय तलब करेंगे। डॉक्टर नौशीन साहबा मुझे ये बताएं कि एक विफाकी वजीर की फैमिली ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और वो कोरोना वैक्सीन उनको किस तरह से अवेलेबल हो गई, उसमें हम देख रहे हैं वीडियो में कि 60 साल से कम उम्र के अफराद भी हैं और उनकी खवातीन भी हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये किस तरह से हो गया सब कुछ? देखें जी, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला तफ्तीश होगी कि वो वैक्सीन किस तरह और कहाँ से प्रोवाइड की गई है, क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ टर्न जो है, ये एक्सेप्टेबल सिचुएशन नहीं है। और गवर्नमेंट ने एक प्रायोरिटाइज किया गया है पॉपुलेशन को एज वाइज, और इस वक्त 60+ की वैक्सीनेशन चल रही है। उसके नीचे जो लोग भी लगवा रहे हैं वो गैर कानूनी है और काबिल मजम्मत है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मुनासिब रवैया नहीं था और ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था उनको। पर बहरहाल ये इसके बारे में डेफिनेटली जो है वो इन्वेस्टिगेट भी होगा और उनको सवाल भी किया जाए। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा, फिर मैं अपने दोनों गेस्ट की जानिब जाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि सिंध ने अपील की थी विफाक से कि लॉकडाउन होना चाहिए, 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की इजाजत देते हैं, वो टर्न डाउन कर दिया वजीर आजम ने। देखिए जी, सूबे अपने डिसीजंस में बिल्कुल खुद मुख्तार है और ये फेडरल गवर्नमेंट हमेशा उनको सिर्फ एक गाइडलाइन देती है NCOC के प्लेटफॉर्म से कि जी ये हमारा प्रपोजल है, मगर उस पर अमल करना या ना करना उसमें सूबे जो हैं वो टोटली खुद मुख्तार हैं। आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा जो है वो इंडिपेंडेंट है हर प्रोविंस में, तो इसलिए हम लोग तो सिर्फ उनको एक एडवाइस दे सकते हैं, उसके ऊपर अमल करना या ना करना वो उनका अपना फैसला होगा। और हुकूमत सिर्फ ये बता सकती है कि इस वक्त हमने वो वाला स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी करनी है कि उन तमाम एक्टिविटीज को रोकना है जो कि कोरोना के फैलाव का सबब बन रहे हैं, क्योंकि कोरोना कोई 2-4 महीने की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है और इसके ऊपर ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो सस्टेनेबल है। आप टोटल लॉकडाउन करेंगे तो जब भी आप खोलेंगे इसका फैलाव दोबारा शुरू हो जाएगा, इसलिए लॉकडाउन जो है। ठीक, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आज एक ऑर्डर भी आया है और सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जो रशिया से प्राइवेट कंपनी ने वैक्सीन मंगवाई है उसकी कीमत का तयन किया जाए। तो क्या 1 हफ्ते के अंदर ये मामला हो जाएगा? जी, कल ये कैबिनेट में केस प्रेजेंट होगा और मैं समझती हूँ कि कोर्ट की ऑर्डर्स की रोशनी में जो भी मुनासिब फैसला होगा वो करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहरहाल अपना एक रेगुलेटरी रोल प्ले करना है। उन्होंने दवाइयों की कीमत को रेगुलेट भी करना है और ये भी देखना है कि नाजायज प्राइसिंग उसकी ना हो। तो इसके बारे में कल कैबिनेट में इंशाल्लाह ताला कोर्ट की ऑर्डर्स की रोशनी में कोई ना कोई डिसीजन जरूर हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, कोरोना के हवाले से हमें अपडेट कर रही थी। शाहिद साहब आपके लास्ट कमेंट चाहूँगा, फिर मैंने प्रोग्राम क्लोज करना है। जी, मैं यही कहूँगा कि पिछले दिनों जो हालात में तब्दीलियाँ आई हैं मैं समझता हूँ वो खुशाइंद हैं, उसमें हमारा कोई उसूली मौक़िफ़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, ना होना चाहिए। बिल्कुल कश्मीर पे मौक़िफ़ बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और फिर याद रखिए कि दुनिया का तासुर यह है कि ये जो तब्दीलियाँ आई हैं इसमें पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था। सबसे पहले हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ये बात कही थी कि वक्त आ गया कि इंडिया पाकिस्तान अपने मामलात को तय करके आपस में ताउन की फ़िज़ा कायम करें। तो आमतौर पर तो दुनिया की मीडिया में यही खबरें आ रही है कि ये जो अमन की प्रोसेस थोड़ी बहुत शुरू हुई है ये पाकिस्तान के इनिशिएटिव पे हुई है। अब ये कहना कि पाकिस्तान ने किसी दबाव के ऊपर किया है, मुझे तो इसकी कोई एविडेंस नज़र नहीं आती। ये ज़रूर है कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की एक दिलचस्पी है कि इंडिया पाकिस्तान में ताल्लुकात बेहतर हो। मैं कह चुका हूँ कि हम खुद बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के पास जाते रहे कि भाई आप इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई तवज्जो दें, आप लोग इसको नज़रअंदाज मत करें। तो अगर दुनिया इस सिलसिले में दिलचस्पी ले रही है तो ये इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पे कोई दबाव आया है और हम अपनी मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हालात इस नौयत के हैं। शाहिद साहब, ये कितने लॉन्ग लास्टिंग आप देख रहे हैं कि ये जो तमाम अब सिलसिला चला है कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा? भाई देखिए, 70 साल तो हो गए इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात में, अब तक कौन सी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग हुई है? फेजेज आते रहे। देयर वाज ए फेज, मैं खुद इंडिया में एक्टिंग एम्बेसडर था जब मोरारजी देसाई की हुकूमत थी। उस ज़माने में तो ताल्लुकात खासे अच्छे हो गए थे, बल्कि दोस्ताना हो गए थे। जनरल ज़ियाउल हक ने तो उनको पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड देने का भी तजवीज़ दे दी थी।
तो बीच बीच में कुछ ऐसे फेजेस भी आए हैं जबकि ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है, और अगर आती है तो हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। ये समझना कि ये हिंदुस्तान की कामयाबी है, हमारी शिकस्त है, मैं नहीं समझता ये सही तज्जिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब, जनरल इजाज़ अवान साहब और नौशीन हामिद साहिबा अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे शाहिद अमीन साहब के। अगर ताल्लुकात में कोई मुस्बत पेशरफ्त होती है तो हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।